आपने तो कब से देख रहा था सर, अब उनकी पूरे होने का वक्त आ गया। मेरी छुट्टी मंजूर होगी सर। अरे ये तो बढ़िया बात है, तेरी बीवी भी कब से इंतजार कर रही थी। सर शादी वाले दिन ही बुलावा आ गया था, ना बीवी से बात करने का मौका मिला, ना उसके आंसू पोंछने का। साफ साफ बोलना, ना हनीमून पर जाने का मौका मिला और ना इस सुहागरात मनाने का। अब दिन के सारे अरमान पूरे कर लेना। 1 महीने की छुट्टी मिली अरुण सर, हनीमून तो बनता है। देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह हल्का फुल्का और खुशनुमा माहौल था। अचानक गोलियों की दंदनाहट से मीलों तक फैला सन्नाटा दहल गया। बाकी फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही सब एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। बड़ी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ चौकी पर पहुंच गया। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। इतने भयंकर मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। जनाब, मुबारक हो, मिशन कामयाब हो गया। एक गोली चलाने का मौका नहीं दिया इन्हें, एक ही बार में सब खत्म। ठीक है जनाब, भूख नहीं के हमारे मुल्क ने तुम जैसे कमजोर सिपाहियों को यहाँ इसलिए भेजा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हिंदुस्तान वालों, मैं शांति चाहिए ना, और से बेहतर शांति कहाँ होगी? कहाँ होगी? ऑर्डर पर जितनी भी चौकियां हैं एक एक करके सब मिटा देंगे। थोड़ी दूर नहीं, जब इस पूरे इलाके पर हमारा परचम लहराएगा और यह पूरा खूबसूरत इलाका हमारे मुल्क का हिस्सा होगा। तभी अंदर का मुआयना करने गया एक आदमी दौड़कर उसके पास आया। जनाब, यहाँ 9 लाशें हैं, एक सिपाही गायब है। 10वां सैनिक कहाँ है? 10वां सैनिक कहाँ है? हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर 10 सैनिक हैं। ढूंढो, जाओ अंदर देख। एक सिपाही गायब है यहाँ से। हमने 9 लोगों को मार दिया, लेकिन एक नहीं दिख रहा। नहीं, भागने का सवाल ही नहीं होता, हमने मौका ही नहीं दिया। जनाब, अगर आप कहें तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, उसके पीछे जाकर देखें। नहीं, इस वक्त आगे जाने में खतरा है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। इस देश के सैनिकों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अपनी जान से ज्यादा इन्हें अपने देश की मिट्टी और अपने साथियों की जान प्यारी होती है। देखना, वो 10वां सैनिक खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अभी के लिए लौट जाओ, उसे जंगल में खत्म करना। ठीक है जनाब, सबकी बॉडी उठाकर रसोई घर में डाल दो, लाल हो जाने दो। इन पड़ोसी मुल्क वालों को हमारी ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। कुछ ही देर में पूरी चौकी आग के लपटों से घिर गई। अपने साथियों के साथ सरदार मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक सवाल उसे अब तक परेशान कर रहा था। जंगल के रास्ते से गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे में ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगले चौकी के लिए निकला था। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था, गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा। देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहतरीन लगती थी। पिछले 6 महीने से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम के पिता बचपन से भर्ती वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रोक गए। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीने में उसने एक बार भी गन नहीं छोड़ा था। एक असली फौजी होने का उसे अब तक कोई अनुभव नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बहुत घने जंगल से। इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। लेकिन उसमें ऐसे जवान रहते थे जिन्हें किसी वजह से सजा दी गई हो या जो रिटायर होने वाले हों। इसलिए वो सभी दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते हुए अपने दिन बिताते थे। विक्रम जानता था कि इस वक्त सभी बाहर बैठकर कैप्टन अरुण के गिटार का आनंद ले रहे होंगे। 2 दिन पहले की तरह शायद सब उन्हें छेड़ भी रहे होंगे। 2 दिन पहले का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेजर रवि अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर निहार रहे थे जब कैप्टन अरुण गिटार पर एक प्यार भरी फिल्मी गीत की धुन बजा रहे थे। ये गाना आप अपने लिए बजा रहे हैं फिर मेजर साहब के लिए? सबके लिए सूबेदार साहब। आपको भी भाभी जी की याद आई है नहीं? आई तो सही। भाई हम अपनी बीवियों को प्यार भरे गीतों से नहीं, फोन पे मिली फटकार से हम उन्हें याद करते हैं। भाई मौज मस्ती तो आप लोगों की है। अच्छा बताओ, तुम्हारी मंगेतर विशाखा ने कभी तुम्हें डांटा है, कभी गुस्सा किया? एक बार हुई थी सर, क्योंकि महीनों से छुट्टी पर ही नहीं जा पाया था। चल चले, उसको डांट नहीं बोलते, उसको प्यार की फटकार बोलते हैं। हमारी उम्र तक आते आते प्यार का भरपूर चक्कर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और रह जाती है गुर्राती हुई श्रीमती जी, चाहे वो फोन पे हो चाहे वो सामने हो। अरे देश की सेना के इतने बड़े अफसर जो किसी दुश्मन से नहीं डरते, अपनी बीवी की एक छोटी सी आवाज में चुप हो जाते। अब साहब जी, असली सरकार तो घरवाली की होती है। और एक बात है, देश की सत्ता तो आप अपने वोट से हर 5 साल के बाद बदल सकते हैं, लेकिन शादी के बाद घर पर हुकूमत तो परमानेंट बीवी का ही होता है, आप इसे बदल भी नहीं सकते। ये सारी बातें सुन के आप शादी का इरादा मत बदल लेना सर। महीनों की ड्यूटी के बाद जब बीवी का मुस्कुराता शर्माता चेहरा देखने को मिलता है ना,
तो ऐसे लगता है जिंदगी में बाहर आ गए। तो ये अविनाश के इंद्र का शायर कहीं कोने में बैठ के अपने बीवी के लिए कविताएं लिखते। अभी गलती के कारण यहाँ पोस्टिंग कर दी, तो अपने अंदर की फौजी की जगह अपने अंदर की शायर को जगह दी। सर क्या बाकी पोस्ट पे ऐसा नहीं होता है? मतलब वहाँ क्या हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं? सिपाही विक्रम, तुमने जिंदगी में अभी तक कुछ देखा नहीं है। फौज में होने का मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन के लिए हमेशा लड़ते हैं, लेकिन हमें हर समय दुश्मन के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती है, और उसके लिए एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, अभ्यास होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग का कोई सामान ही नहीं है। हमारे पास तो हथियार भी नाम के हैं, क्योंकि ये एक ठंडी चौकी है। आप लोगों को यहाँ पे आने का कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि 6 महीने के बाद मेरी रिटायरमेंट है। पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बाद आर्मी ये नहीं चाहती कि मेरी आखिरी पोस्टिंग में मुझ पे किसी किस्म का कोई खतरा हो, लेकिन आप लोगों के आगे जिंदगी के पन्ने कुछ खुलने बाकी हैं। मेजर रवि ने उठकर विक्रम की पीठ थपथपाई। आगे से अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना और अपने अंदर की आग को दुश्मन पर निकालना। तुम जवान खून हो, जोश में होश मत खोना, समझे? विक्रम ने ट्रेनिंग के दौरान हुई लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही वो अब कुछ कहना चाहता था। सिर्फ सर हिलाकर अपने अफसर की बात मान ली। जी सर, गुड। ऐसे ही खुशनुमा चुटकियों और सीखों में हर दिन गुजर जाता था। विक्रम को यकीन था आज की शाम भी ऐसे ही बीत रही होगी, लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि कैसा दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब विक्रम चौकी के नजदीक पहुंचा तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सब टेंट और कमरे आग की लपेट में आ चुके थे। विक्रम की आवाज कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। अंदर जलती हुई 9 लाशें थी। कैप्टन अरुण का टूटा हुआ गिटार एक कोने में अब तक आग से बचा हुआ था। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे, क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वहीं पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इर्द गिर्द देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और जोर से चिल्ला पड़ा। तुमने दुश्मनों को रोका क्यों नहीं? तुम तो हमारे देश के पहरेदार थे ना, फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए तुम सब? ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी जिन्हें वो भाई जैसा मानता था शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी था, जहां सैटेलाइट फोन था। वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। एक लंबी छुरी के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते। कायर हो तुम और तुम्हारा देश, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारें और कैप्टन अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयंकर सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश, जो कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। मेजर रवि, जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अरुण, जिनकी शादी होने वाली थी। सूबेदार हनुमान सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी इसका अफसोस नहीं होता। विक्रम का खून खौल उठा। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम का अगला वार क्या होगा? क्या विक्रम अपने साथियों के बलिदान का बदला ले पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी की दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास न लड़ाई का अनुभव था, न कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लड़ाई के टारगेट पर एक बार गोली चलाई थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठटक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हथियार जंगल में मौजूद थे। उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर गई। विक्रम सोच में पड़ गया। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था, जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे।
सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा। विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? सर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। मैं भी इंडियन आर्मी का जवान हूँ। सर्विस नंबर, यूनिट नेम और कौन सी चौकी? पहाड़ वाली बॉर्डर की चौकी, विक्रम सिंह चौहान, सिपाही। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। विक्रम ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा, जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि दो दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। मैम, आपको चोट लगी है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू के निकल गई है। मैं भी फर्स्ट एड किट उन आतंकवादियों के पास से मिली है। फर्स्ट एड किट तो मेरे पास भी है, और अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? ये लड़के सिपाही है या भूत? काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और बोली, ये जगह दुश्मन के रडार के पहुंच से बाहर है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हम कुछ वक्त यहाँ आराम करते हैं और फिर जंगल की तरफ निकलते हैं। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उठाकर नीचे रखा। अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़कर उसकी चोट की तरफ देख रहा था। देख क्या रहे हो? शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैम, वो मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था। तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह देखना गलत था। मैम, वैसे मेरा नाम सिपाही विक्रम सिंह है। आपका? हम यहाँ जान पहचान बनाने नहीं आए। मुझे नहीं पता तुम कौन से मिशन के लिए यहाँ हो, लेकिन जो भी हो उसे सावधानी से पूरा करो। देश के लिए मरने वाले तो बहुत है, लेकिन जिंदा रहकर दुश्मनों का सामना करने वाले बहुत कम है, और वो ज्यादा जरूरी है। विक्रम ने अपने यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? पहुंचाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन भी चल गया था। कोई और जरिया था ही नहीं खबर पहुंचाने का। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी चौकी में जाकर सब कुछ बताता। मुझे लगा दुश्मन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने के लिए जंगल आ गए? तुम दुश्मन को मारने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलानी भी नहीं आती? कभी वक्त मिला नहीं, सीखने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जिस पोस्ट पर गया वो ठंडी पोस्ट थी, तो हथियार थे भी नहीं और चलाना भी जानते थे लोग, और जो जानते थे उन्होंने सिखाया नहीं। अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वहाँ गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसकी मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। ये खास तरीके का बिस्किट है, मिशन पे जाने वाले फौजियों के लिए बनाया जाता है। ये एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। काफी देर हो गई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है, लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन थे वो लोग जिनको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूछा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो आप इतना गुस्सा करती? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पट्टियों का रस घाव पर टपका दिया। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेंगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता? जी मैं गांव में पला बड़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया।
विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग के बिंदु नजर आ रहे थे। इसके पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में। अब तुम्हें क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखने लगी। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरफ पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी। पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। कौन था वो जिसने गोली चलाई थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने चौकी को उड़ा दिया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में,